नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज मंगलवार है, आज हमारे साथ है हर्ष जी पुनः और हर्ष जी का स्वागत कर रहा हूँ। और हर्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ, एक बार आपको याद दिला दूँ हमारा आपड़ा मर्चेंडाइज़ स्टोर अवश्य देख लें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में लाइक का बटन भी दबा दें। हर्ष जी, ये क्या हुआ साहब कि ये इंडी अलायंस ने राहुल गांधी को डंप कर दिया? राहुल गांधी की बात ही नहीं मान रहे। हमारा इतना बड़ा नेता, वैश्विक नेता और उसको वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम पार्लियामेंट चलने देंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ सर, वो वैश्विक नेता है ना, तो क्षेत्रीय नेता वैश्विक नेता को कहाँ सुनते हैं। अब जितने भी इंडिया अलायंस वाले हैं वो सबके सब जो है ना, वो तो सर अपने अपने क्षेत्र के किंग हैं। अब आप बात करें जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है कांग्रेस का? कुछ भी नहीं है। या बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है? ये सब सेकेंडरी थर्ड नंबर की पार्टी है सब जगह। तो इसकी कौन सुनेगा? महाराष्ट्र में भी देखिए इनका क्या हाल हुआ है। ये लोकसभा चुनाव में तो नंबर 1 बने हुए थे और अब देखिए कहाँ पहुंच गए, 5वें नंबर पे आए पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में। तो जो ये मुद्दे लेके चल रहे हैं, मेरा तो मानना ये है कि पार्लियामेंट को लेके अडानी पे इन्होंने 4 दिन तक एकदम डेडलॉक रखा है। और उसमें हुआ ये, एक समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि इसमें सबसे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति ये हुई कि हम संबल पे बोलना चाहते थे, क्योंकि संबल का हुँ, घटनाक्रम पार्लियामेंट के पहले दिन से ही चल रहा था। वो हुँ, पिछले संडे में ही हो गई थी घटना, और मंडे हुँ, से पार्लियामेंट शुरू हो गई। मंगलवार को इन्होंने वो संविधान पे चर्चा रख ली थी, तो 4 ही दिन पार्लियामेंट चली। तो वो कह रहे थे कि हम बोलना चाह रहे हैं किस पे, कि साहब हमें तो आप बोलने दें अपने संबल के मुद्दे को लेकर, क्योंकि यूपी में उनका इंटरेस्ट है। तो वो संबल के मुद्दे पर बोलना चाहते थे। लेकिन इनके जो 99 सांसद हैं, वो सारे के सारे आके आगे से घेर लेते हैं और अडानी 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 चिल्लाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उठा ही नहीं पाए। इससे अखिलेश यादव भी असहज थे कि भाई हम मुद्दा उठा नहीं पा रहे, हमारी बात नहीं कर पा रहे, हमें अडानी से क्या मतलब है। तो ये एक, सभी जितने भी इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं उनके बीच में मुझे लगता है कि एक आपसी सहमति बनी। और इसमें एनसीपी में शरद पवार ने, सुप्रिया सुले ने, इन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई। और सबसे मुख्य भूमिका रही इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की। उन्होंने भी अपने पार्लियामेंट के जो सांसद थे, लोकसभा के और राज्यसभा के, सभी से कहा कि भाई अडानी के साथ हमारा बिजनेस है, काम धंधा है, हमारे यहाँ भी वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है अडानी के मुद्दे पर जो है हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब रखें। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने इसमें इनिशिएट किया। और ममता बनर्जी ने इनिशिएट इसलिए भी किया क्योंकि वो अपनी संसदीय दल की नेता भी हैं। दोनों दलों के, दोनों सदनों के जो इनका नेता होता है उसकी वो नेता भी हैं। तो उन्होंने कहा कि फैसला मैं लूंगी कि या वहां बैठे हुए डेरेक ओब्रायन या सौगत राय या कल्याण बनर्जी कोई और लेगा। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए और आप सबसे बात कर लो, जाके मिल के आओ। तो कल जो ये सब गए थे उसमें कांग्रेस की तरफ से तो मेरे ख्याल में गौरव गोगोई थे। बाकी सभी लोग इसमें पार्टियों के थे, डीएमके वाले भी थे, टीडीपी वाले भी उसमें थे, आम आदमी पार्टी का मुझे पता नहीं, यूबीटी वाले भी थे, सुप्रिया सुले थी उसमें। तो ये सब मिले ओम बिरला से और इन्होंने कहा कि भाई हमें तो, हम तो चाहते हैं कि कामकाज हो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कामकाज के लिए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम, आप लोगों ने 1 दिन का कार्यक्रम रखा था संविधान दिवस वाला, हम ये चाहते हैं कि कम से कम संविधान को लेके 75 साल हो रहे हैं, 2 दिन की डिबेट इस पे होनी चाहिए। तो अब इस पे 2 दिन फिक्स हुए हैं, 13 और 14 में तो होगी लोकसभा में, और मेरे ख्याल में 16 या 17 में होगी राज्यसभा में। 2-2 दिन की डिबेट होगी। और ये तय कर लिया सबने कि ठीक है जो भी बिल हैं आप लाइए। और अब आज हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि बैंकिंग बिल पे चर्चा चल रही है और बढ़िया चर्चा चल रही है और बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आप सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिससे कि आप सबके जो संशोधन है, जो भी आप चीजें ला रहे हैं, उनको उसमें शामिल किया जा सके। तो ये एक तरह का राहुल गांधी को लेकर रिजेक्शन है। और ये मुझे लगता है कि वायनाड से जो प्रियंका गांधी जीत कर आई है, उसका भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि राहुल गांधी को जो अब थोड़ा सा किनारे होने का समय आ गया है। उनका हर समय उन पर फोकस नहीं रह सकता। तो ये विपक्षी दलों का एक सोचा समझा प्लान है और उसमें वो सक्सेस रहे हैं। और उन्हें अगर कोई मैसेज ये लगता है कि साहब
ममता बनर्जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया या कुछ भी हो, तो पार्लियामेंट चलाने के लिए अगर हाथ मिलाया भी जा रहा है तो इसमें कुछ गलत है नहीं। हाँ, तो ये तो भाई इंडी अलायंस में उनके नेतृत्व को लेकर तो ये तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ वैसे जी। भी लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं आजकल। और हम्म। अदानी का जहाँ तक प्रश्न है, अडानी को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। हम्म। अभी तो और आगे आगे सर, बढ़ता चला। अडानी तो आपके जयपुर में बहुत बढ़िया बोल के गए, पता नहीं आप लोगों ने वो स्पीच सुनी है कि हाँ, नहीं। हाँ, तो देखा हमने कि बहुत बहुत बढ़िया, अडानी ने कहा बहुत कि बढ़िया भैया बोल रहा जितनी है हमको उसने। हमारे ऊपर अटैक होते हैं उतने ही हम और स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग होते हैं। अब आप ये देखिए कि आज सवेरे आपने देखा होगा कि जो हम्म। अडानी के ऊपर अटैक कर रहे थे ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वाले और ये OCCRP, ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट इज इट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर करप्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये जी जो है जी जी। OCCRP। तो वो हम्म। OCCRP का खुलासा उसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया, फ्रांस के, जिसको लेके इन्होंने पूरा रफाल का नैरेटिव बनाया था। और रफाल में कहा था कि साहब कि ये जो मीडिया पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत विश्वसनीय है और इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए और ये सब कुछ सही कह रहा है। अब जब कह रहा है कि ये आपका OCCRP जो है ये डीप स्टेट का पार्ट है, इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएस एड फंड करते हैं, सोरोस फंड करता है। तो अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी का तो पूरा का पूरा जो अडानी वाला था वो ध्वस्त हो गया है। अब तो बल्कि डिस्कशन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को कि कैसे ये OCCRP का नैरेटिव चलाते थे, उनके बिहाफ पे बोलते थे और वो सारा का सारा जो है वो निकल गया कि साहब के वो तो पूरी तरह से एक फंडेड और टारगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन था, फंडेड बाय यूएस डीप स्टेट। जी। हाँ, सही बात है। बिल्कुल चलाना चाहिए। देखिए, ये क्या है कि इन इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, उसमें पार्लियामेंट के भीतर के अलावा पार्लियामेंट के बाहर नैरेटिव बनाया जाना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब कृषि कानूनों के लेके ये धरने प्रदर्शन दिल्ली में बॉर्डर पे चल रहे थे, तो उस समय ये भी एक बात सामने आई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए की सरकार है, जो भी अच्छे काम करती है उसका जो अच्छा पहलू है वो जनता के बीच नहीं जा पाता, जो नकारात्मक पहलू हैं वो ज्यादा तेजी से जाते हैं। कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम जनता के सामने अपनी बात लाने में विफल रहे और फिर इन्होंने बिल वापस ले लिया। तो कुछ चीजों पर कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा अड़िग होकर अपनी बात को दमदार तरीके से कहना वो ज्यादा बेटर है। और मुझे तो खास तौर से ये बात अडानी की भी बहुत बढ़िया लगी कि जो उन्होंने जयपुर के कार्यक्रम में कहा कि हाँ भाई, 1995 में बीजेपी की गवर्नमेंट के समय से हमने स्टार्ट किया था। गुजरात में हमें जब मुंद्रा पोर्ट मिला था और उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो इसमें गलत क्या है? आज हम लोग ये कहते हैं कि साहब अमेरिका और चाइना से भारत को मुकाबला करना है, इन सब चीजों में, प्रोडक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी सभी चीजों पे हम मुकाबला करना चाहते हैं चाइना से और अमेरिका से। तो वहां वहां की कम से कम ये चीजें भी तो देखनी चाहिए कि वहां के जो बिजनेसमैन है उन्हें कैसे वहां का जो सरकारी सिस्टम है अपने साथ लेकर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई खुल्लम खुल्ला हम तो साथ हैं, आप बताओ अब क्या कर लोगे, उन्होंने खुल के साथ दिया। तो अब मुझे लगता है कि भारत में भी थोड़ा सा माहौल बदलना चाहिए और अडानी ने थोड़ा सा हिंट दिया है और इसमें आने वाले समय में अगर सरकार को कोई दिक्कत होती है या फिर सरकार के सामने कोई इस तरह का चैलेंज आता है तो उन्हें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि मोदी जी इस पर थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में रहते हैं। खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि भाई ठीक है, आज वर्ल्ड में जो भारत पावर बन रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है देश का, उसमें इस देश के बिजनेस क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। कोई सारी नौकरियां हमें सरकार थोड़ी दे रही है, ये सारे सरकार बिजनेस तो का बिजनेस। 1% नौकरी देती है, 1%। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी जो नौकरियां हैं ये सब टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी यही सब लोग तो दे रहे हैं और आप लोग इन्हीं पे निशाना बनाना चाहते हैं। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं हमेशा कि भाई अगर आप लोगों में सही मायनों में दम है तो आप अपने जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में आप लिखते क्यों नहीं है
कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखे ना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अंबानी और अडानी का धंधा हम बंद करा देंगे। लिखे आप, लिखते क्यों नहीं है? केवल इसलिए कि भाई साहब मोदी के अडानी से बढ़िया संबंध है, आप अडानी को लेकर पार्लियामेंट को ठप करना चाहते हो, लोगों में ये मैसेज देना चाहते हो कि यहाँ पर बिजनेस का विरोध, बिजनेस क्लास का जो है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती हैं। ये दरअसल वही आपने जो बताया डीप स्टेट और उन सबके हाथों में खेलते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर आप देश के किसी तरक्की करते हुए बिजनेसमैन पर अगर आप दबाव बनाते हो और उसका नाम लेते हो तो पब्लिक सेंटिमेंट्स को उभारते हैं और दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर आप देश की छवि को भी खराब करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते इन बातों जी, तो इसलिए पार्लियामेंट में तो आज तो मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर भी स्टेटमेंट दे रहे थे, बाकी अखिलेश यादव भी बोल रहे थे संभल के बारे में। अखिलेश यादव तो संभल के वो जो जियाउर रहमान बर्क है उनका सांसद, उसने लिख के दिया है, वो उनकी उसकी लिखी हुई चिट्ठी अखिलेश यादव ने पढ़ी है, और बाकी वहां कोई गया तो है नहीं इनका समाजवादी पार्टी का, जाने तो किसी को दिया नहीं, वो गए थे माता जाने प्रसाद तो दे पांडे। ही नहीं रहे। तो ये तो वहां पे जो मामला जो है मीडिया वालों ने बताया उससे योगी चिट्ठी जी बना का के अलग लाए है। थे वो। वो तो जो है वो अखिलेश यादव वगैरह को और बाकी उनके माता प्रसाद पांडे जो वहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको तो घर से ही नहीं निकलने दिया। हाँ वो तो मैं तो योगी जी पता का तो चला अंदाज कुछ और ही है। जिस दिन ये अखिलेश यादव कह देते हैं ना कि मैं कहीं जाऊंगा या फलां जगह जाऊंगा, इन्हें तो वहीं लखनऊ के घर से ही बाहर नहीं निकलने देते, वहीं पे इनके सामने बैरिकेड्स लगवा देते हैं योगी जी। आपको याद होगा कि राम मनोहर लोहिया का वो कार्यक्रम था, अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है। इन्होंने कहा कि साहब वो हम वहां तो जाएंगे, वो कौन सी बिल्डिंग एक बनाई हुई है जिसे लेके हर साल हाँ, जाते वो हैं, क्या जयप्रकाश इनकम्प्लीट नारायण पड़ी हुई भवन। है। हाँ वो इनकम्प्लीट है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब तो उन्होंने कह दिया कि भैया हम तुम्हें यहाँ से बाहर हम जाने नहीं देंगे, तुम कैसे वहां माल्यार्पण करोगे। फिर उस वहां से फिर अपने दफ्तर से मूर्ति वहां मंगाई घर पे अखिलेश यादव ने सड़क पे, और वहां पे जो है फूल वूल चढ़ाए। तो योगी जी के सामने तो इनकी चलती नहीं है सर। योगी जी का तो आप देख लीजिए, जब ये राकेश टिकैत रोया था उस समय, फिर मैं आपको बता दूं, सब लोग जानते भी हैं इस बात को, रिकॉल करा दूं, उसी दिन ये किसान आंदोलन खत्म हो जाता, जिसके बाद ये बहुत स्ट्रांगली चला था। योगी जी ने तो इन्हें हटाने के आदेश दे दिए थे। गाजियाबाद का डीएम जाके वहां कह आया था कि भाई 12 बजे तक यहां से साफ कर दो। ये तो अमित शाह और केंद्र वालों ने जो है रुकवाया, और फिर उसके बाद 8-9 महीने तक ये चला। तो योगी जी को तो आज देखा नहीं हाथ आपने आज बांध क्या देते हुआ? हैं। ये जो नोएडा वाले जो किसान जो कर रहे थे, उठा लिया हाँ सबको। हाँ, सब खत्म है सर। ये योगी जी के इसमें करने में, तो ये राकेश टिकैत 10 बार ये कह चुका कि हम लखनऊ में जाएंगे और लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। हिम्मत नहीं हुई है आज तक कि लखनऊ में जाके पिछले 7 साल में भारतीय किसान यूनियन एक भी कार्यक्रम कर सके। वरना मेरे ध्यान है कि जब टिकैत साहब हुआ करते थे और ये मुलायम सिंह की और इनकी मायावती की सरकार हुआ करती थी, नौचंदी एक्सप्रेस चलती थी मेरठ से, सारे के सारे किसान फ्री में चढ़ के छतों पर बैठ के जाया करते थे लखनऊ, और वहां धरना प्रदर्शन करते थे। योगी जी ने तो इनसे बात करना बंद कर दिया ना, योगी जी ने अपनी टेबल पे बैठाते। बड़ा बुरा हाल है साहब, वैसे तो कैसे चलेगा साहब? इसीलिए तो अखिलेश बाबू कह रहे हैं ना कि साहब कि यहाँ पर फांसीवाद चल रहा है। आप लोग सुनते नहीं उनकी। तो सर फांसीवाद के तो शब्द ही अखिलेश जी को लोगों ने रटा दिए हैं। अखिलेश अखिलेश जी हमेशा कहते हैं समाजवादी लोग ये करते हैं, समाजवादी ये लोग करते हैं। कभी किसी को अखिलेश जी को समाजवाद की परिभाषा भी समझानी चाहिए कि भाई समाजवाद की परिभाषा तो ये भी कहती है कि मुख्यमंत्री, अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री आप नहीं किसी और को बनाओ। वहां तो ये समाजवाद भूल जाते हैं, वो समाजवाद इनका तब कहाँ चला जाता है। समाजवाद तो देखिए ना कि अखिलेश बाबू के राज में क्या हुआ करता था। ये संभल जहाँ की बात कर रहे हैं उसमें 2012 तक वो पूजा हुआ करती थी। हाँ और हाँ, इसका जो अभी जो ये एमपी है, इसका दादा शफीकुर रहमान बर्क, जब अखिलेश की सरकार आई तो उसने बंद करवा दी। दिए विए जलाए जाते थे वहां पे। हाँ, वो बंद करवा दी उसने। हाँ वो उसका एक हिस्सा था जहां पर मंदिर का वो था, और अब बताते हैं कि वहां पे ऐसे उसका प्लास्टर व्लास्टर करा के उसे छिपा दिया है बिल्कुल। सर्वे में सबसे पहले तो वही चीज निकलने वाली है। तो सर्वे तो निकलेगी भाई, वो तो एएसआई की प्रॉपर्टी है। हाँ ए, वो इनकी थोड़ी है, वो तो एएसआई की है। ये सब काम जो है वो पिछले 20 साल में हुआ है नाटक।
हाँ भाई लेकिन सर ये दुष्यंत दवे जो है ये क्यों परेशान है? ये दुष्यंत दवे जो है ये रो रहा है कि साहब ये डीवाई चंद्रचूड़ गलत परंपरा शुरू करके गए हैं सारे, पहले वाराणसी, फिर कृष्ण जन्मभूमि, और ये फिर ज्ञानवापी का, और अब ये अरे वो अजमेर इसलिए शरीफ नहीं रो रहा है, आप गलत समझ रहे हो। का। ये तो बहाना है। वो रो इसलिए रहा है कि उसको कोई केस मिल ही नहीं रहा है। सर वो तो सब लोग, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है ही सर। कपिल सिब्बल और ये सब तो रो ही इसलिए रहे हैं कि इन्हें कुछ कोई केस मिल ही नहीं रहा है। वो सर वो आपने शायद वो कविता नहीं पढ़ी सर, राहुल देव वाली। मैंने अपने वीडियो में राहुल देव की कविता का जिक्र कर दिया तो राहुल देव खुश हो गए, उन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया बड़ा। आपने पढ़ी नहीं राहुल देव वाली कविता सर, नहीं पढ़ी दुष्यंत साहब। दवे पे? और मैं सर सुनाता हूँ, वो तो ऐतिहासिक उन्होंने कविता लिखी है। और उसमें ये मतलब ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि इनका धंधा पानी चौपट हो गया, वो सारी बातें उन्होंने उस कविता में कह दी है, और वो बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। चौपट तो राहुल देव का भी हो रखा है। हाँ हाँ सर, वो तो लेकिन अब तो वो बदल रहे हैं ना, उनका जो माहौल है वो अब वो जो सोशल मीडिया पर आप उनके ट्वीट वगैरह देखेंगे तो वो दिलीप मंडल से भी बड़ी पलटी मारी है सर उन्होंने तो। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं। हाँ अरे सर देखिए, अब इस बात उनके जो ट्वीट्स हैं उनको देखने के बाद तो अब लोगों में ये भी शक हो गया है कि भाई ये जो ट्विटर हैंडल है ये राहुल देव ही चला रहे हैं और या कोई और चला रहा है। देखिए सर, इन्होंने लिखा है जिस दिन दुष्यंत दवे रोए, इन्होंने लिखा कि हृदय है आहत दुआ करो कोई, पीड़ा है मन में मरहम करो कोई, दम घुट रहा है हवा करो कोई, दुष्यंत दवे की दवा करो कोई। ना मिलता कोई वजीफा ना पेंशन है, ना हो रहा कोई आंदोलन ना अनशन है। बढ़ती थी दाल पहले जूतों में, बहती थी शराब गलियों और कूचों में। ना मिलता अब पीने भी पानी को, क्या बचा क्या इस दुनिया में जीने को। नान नहीं तो रोटी का जुगाड़ करो कोई, दुष्यंत दवे की दवा करो कोई। बड़ी वायरल हुई है ये, बहुत लोगों ने, बड़े लोग, कुछ लोग नाराज भी हुए हैं और कुछ लोगों को बड़ा सेटबैक भी लगा कि यार राहुल देव ने ऐसा कैसे कह दिया। तो मैंने तो उनसे पूछा डीएम करके कि भाई आप राहुल देव ही हैं या कोई और हैं, जब वो उनका मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि ये लोग जिनके बारे में आप लोग वीडियो बनाते हो हर्ष जी, ये लोग हैं ही इसी के काबिल, इन लोगों को ऐसे ही कहा जाना चाहिए, इसमें कोई अरे राहुल रे देव रे की रे या रे उसकी रे। बात नहीं। ये तो साहब, ये तो गजब हो गया। मतलब ये तो सर क्या देखिए, कहें आप इसको। देखिए, देखिए मैं तो ट्विटर पे हैंडल है, वेरीफाइड अकाउंट है राहुल देव का, मैं तो उसी की पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये तो धोखे का बाप हो गया। इससे बड़ा हाँ धोखा क्या हो सकता है। और एक मजेदार सुनिए सर, फिर आप मेरे से कहोगे कि हमारे जो भाई लोग हैं उनके बारे में नहीं कुछ बताया। ये जब इंटरव्यू करण थापर ने लिया दुष्यंत दवे का, तो चला ये वीडियो तो कोई खास चला नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक 2 लाख लोगों ने भी नहीं देखा होगा, वो 2-2.5 लाख लोगों ने देखा होगा। मैंने जिस दिन देखा था उस दिन तो 97,000 उसके व्यूज थे कुल। कौन सा था लेकिन ये। वो जो क्लिप द वायर वाला जो इंटरव्यू करण थापर ने अच्छा, लिया वो दुष्यंत दवे, करण थापर जिसमें वो वाला, हाँ। रोया, वो रोया वाला जो क्लिप था वो लोगों ने काट के वही ज्यादातर सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया था। तो अब उसमें जो है वो आरफा खानम शेरवानी को जो है लगा कि यार ये तो मुसलमानों के पक्ष में बोलने वाला एक ब्राह्मण मिल गया और इससे कुछ और कहलवाया जाए। तो आरफा ने, वहीं अमेरिका गई हुई है वो तो 1 साल के लिए, पता नहीं आएगी भी या नहीं लौट के, वहीं से उसका इंटरव्यू किया है। नहीं, वहां और से उस तो अब उसको इंटरव्यू, लौटना पड़ेगा ना, वहां तो ट्रम्प आ रहा है। नहीं सर वो तो फिर उसके बाद ईरान का प्लान है ना, ईरान जाने का उनका। ईरान में तो वो सुन्नी है, वहां मार देंगे उसको। अरे नहीं सर, वो ईरान बड़ा खुला हो गया है, वहां लड़कियां जो है खुलेआम अंडर गारमेंट्स पहन के घूमने लगी हैं, ईरान बदल रहा है। ऐसा नहीं है। तो सर इंटरव्यू लिया इन्होंने उसका, तो उसमें आरएसएस और बीजेपी की बड़ी तारीफ की दुष्यंत दवे ने। उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं दुखी हूं और इसमें कोई बात नहीं है, मैं मुझे सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि डीवाई चंद्रचूड़ एक गलत परंपरा शुरू करके गए हैं और ये देश को बांटने वाली परंपरा है कि एक तरफ आप हर मस्जिद का अगर इस तरह से सर्वे कराओगे तो फिर तो देश में एक और विभाजन की तरफ आप देश को लेके जाओगे अगर ऐसी स्थिति पैदा करोगे। तो उन्होंने तारीफ की मोहन भागवत की, और आरफा जो है बेचारी परेशान हो गई कि यार मोहन भागवत की तारीफ करने लगा दुष्यंत दवे।
उन्होंने ये कहा कि भाई मोहन भागवत को मैं जानता हूं, हालांकि मैं आरएसएस से ज्यादा करीबी नहीं हूं ऐसा कोई खास, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो देश का एक और बंटवारा नहीं होने देंगे और देश को जो यहाँ की शांति है और यहाँ पे जो हार्मनी है उसको वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि आरएसएस को मैं जानता हूं कि वो बढ़िया संगठन है, बढ़िया काम करता है और सोशल वर्क बहुत अच्छा करता है। कहीं पे कोई आपदा आती है तो सबसे पहले जाते हैं। तो बड़ी परेशान हो गई वो आरफा के, यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये मैं दल आई थी किसी और मुद्दे के लिए कि ये मोदी मोदी को कहेंगे, मोदी पे एक शब्द नहीं बोला दुष्यंत दवे ने। अब ये बताइए कि साहब ये सब तो अभी आगे फिर चर्चा करेंगे, अभी तो आपके बहुत सारे मित्रों की चर्चा करनी है। जी ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है साहब? कुछ आपको आइडिया लग रहा है? दिल्ली में क्या सर कहा जा रहा है? देखिए, आप लोग तो सर भाऊ भाऊ से बात करते रहते हैं, हमारी तो ज्यादा बात होती नहीं है। और महाराष्ट्र का तो मुझे लग रहा है कि सॉर्टेड है। महाराष्ट्र में बस इतना सा एक फंडा यही लग रहा है मुझे कि एकनाथ शिंदे जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं, बस इसके अलावा और कोई दिक्कत है नहीं। अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता तो अपनी पार्टी से किसी और को बनवा देंगे, एक आध एमएलए हैं उनका नाम भी चल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि कल फाइनल हो जाएगा, कल देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे, कल निर्मला सीतारमन और वो पहुंच जाएंगे वहां पे, विजय रूपानी। कल विधायक दल की बैठक है, उसमें देवेंद्र फडणवीस चुने जाएंगे और परसों शपथ होगी। वहां तो तैयारी हो चुकी है, टेंट वेंट लग गए हैं आजाद मैदान में, खूब वीडियो आने देवेंद्र लगे हैं फडणवीस इसके। ही बनेंगे, ये पक्का है क्या? देखिए सर, मैं तो आपसे 1 डेढ़ महीने से कह रहा हूँ ये बात, हम तो जब भी चुनाव से पहले भी कहते थे कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, और इस मैंडेट के बाद भी अगर सर देवेंद्र फडणवीस नहीं बनते तो फिर किसके लिए बीजेपी इतना सब तोड़ फोड़ और बवाल मचाए हुई है वहां 2 साल से। अगर ऐसे ही डिप्टी सीएम रहना है तो चलाते रहते वैसे ही, क्या जरूरत थी? और 100 सीट दे देते शिंदे को लड़ने के लिए तो शिंदे के विधायक ज्यादा जीत के आ जाते, फिर क्यों लड़े ज्यादा सीटों पे? और अब तो सर समीकरण ऐसा बन गया कि शिंदे अगर साथ ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाजपा में। क्लियर है मामला, अजीत हाँ, पवार ही बहुत है। अजीत पवार और अजीत बाकी तो इनके 13-14 तो इनके अपने दाएं बाएं के वैसे ही एमएलए हैं। इतना एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दी है जनता ने सर के, बार्गेनिंग की पावर नहीं छोड़ी किसी के पास। इतना क्लियर कट मैंडेट आया है महाराष्ट्र का, बहुत स्पष्ट। सबको ये लग रहा था कि साहब ये 3-3 पार्टियां लड़ रही हैं, कैसे हिसाब किताब होगा। जनता ने तो आंख मूंद के बटन दबाया सर कमल में जाके। ये तो बात सही है आपकी। हाँ। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कहीं कि कोई बार्गेनिंग कर ले या कुछ भी। और ये तो अब ये तो शुक्र मनाइए कि इनके 57 और 41 आए हैं। बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी होती तो बीजेपी की तो 150, 200, पौने 200 इतनी भी आ सकती थी। इस तरह का सुनामी चल रही थी वहां तो। इसमें तथ्य एक और भी है कि 13 विधायक तो शिवसेना से लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ वो तो है ही, लगभग और 22-23 विधायक हैं ऐसे जो दूसरे सिंबल पे लड़े हुए हैं। तो उसमें से 7 जीत गए। हम्म। 5 लड़े थे एनसीपी से, उसमें से 3 जीत गए। तो ये 10 तो हैं ही। हाँ प्लस बिल्कुल। जो अन्य दलों को जो 5 सीटें अन्य दल थे जिनको सीटें दी थी उनमें से 5 जीत गए। उन्होंने सबने बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया। सर तो सर 137 किस प्लस 10 147 तो पक्की है। या टिकट वगैरह का वितरण जो है वो सब देवेंद्र फडणवीस ने किया है। हाँ देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है मुख्य अंतर यही था कि महाराष्ट्र में सब कुछ लोकल लेवल से मैनेज हो रहा था और झारखंड में सब कुछ सेंट्रल लेवल से मैनेज हो रहा था। सेंट्रल से हो रहा था या फिर हेमंत विश्व शर्मा वगैरह कर रहे थे, लोकल वालों का उतना वो था नहीं उसमें वहां पे। हाँ, तो जो जहाँ भी लोकल लेवल से नहीं हुआ वहाँ आप देख रहे हैं, चाहिए लोकल लेवल से जहाँ जहाँ मैनेजमेंट नहीं हुआ वहाँ आपने लोकसभा में भी देखा कि वहाँ लेकिन सर जो परिणाम जो थे वो जो महाराष्ट्र का सीन इस समय बन रहा है ना, अब मजे हम्म। आने वाले हैं सर अजीत पवार के। आप देखिएगा अजीत पवार के पूरे मजे हैं, बल्ले बल्ले है दोनों। वो आप इसलिए ये देखिए कि जिस चाचा आदमी जो को है चाचा तो 10 सीट पे ही सिमट गया। सर मतलब अजीत पवार को तो सब ये कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया। वो बेचारा 20-25 साल तक जिस चीज के लिए तरस रहा वो सब कुछ मिल गया है अजीत पवार को। सर देखिए, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा ये तो तय है। चीफ मिनिस्टर तो उसको संभावना, अगर वो चाचा के साथ भी रहा होता तो भी नहीं बनने वाला था चीफ मिनिस्टर तो। लेकिन अब सब देखे ना, वित्त मंत्रालय अपना सॉर्टेड है, डिप्टी सीएम सॉर्टेड है,
जितने लोगों को चाहेगा एडजस्ट करा लेगा, किसी को राज्यसभा में भेजना है वहां भी एडजस्ट करा लेगा, सेंटर में किसी को प्रफुल्ल पटेल को मिनिस्टर बनवाना है वो भी एडजस्ट करा लेगा। अगर शिंदे मुंह फुला के बैठेंगे तो सर सारा मलाई का मजा फिर जो है अजीत पवार को आने वाला है। अजीत पवार तो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। और जब देखिए ये वो आदमी है जिसको लोकसभा चुनाव के बाद सब लोग अभी पिछले 3-4 महीने में लाइबिलिटी कह रहे थे कि ये बीजेपी पे एक बोझ है और इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। लोगों ने वीडियो बनाए लिटरली कि अजीत पवार को भाई किस लिए साथ लेके चल रहे हो, ना वो आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, ना आपके बयानों को, आपकी जो लाइन है चुनाव की उसको एंडोर्स करते हैं, तो फिर आप उन्हें साथ लेके चल क्यों रहे हैं? तो देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है और कोई दिक्कत ही नहीं है उसे। इसमें जो है ना, शिंदे ने अपना परमानेंट डैमेज कर लिया। मैंने जो अपने हाँ सोर्सेज से बात की थी तो सोर्सेज ने बताया कि भाई ये ऐसा है कि शिंदे जी को ये कोई इनका हैंडलर है। उस हैंडलर ने इनको ये समझाया। मैंने उनसे पूछा भी कि भैया ये हैंडलर शरद पवार है क्या? क्योंकि शरद पवार जो है ऐसे ज्ञान कई लोगों की लुटिया डुबो चुके हैं उनके हैंडलर बन के। कहीं संजय तो राउत तो नहीं है हैंडलर? उसने सोचा कि उद्धव ठाकरे की तो डूब ही गई है लुटिया, शिंदे की तरफ चल पड़ो। तो हैंडलर ने इनको कुछ ज्ञान दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का ही है कोई हैंडलर। खैर अब हैंडलर के जो है वो तो पता नहीं, लेकिन जो हैंडलर ने इनको जो ज्ञान दिया उससे इन्होंने अपनी पूरी विश्वसनीयता समाप्त कर ली पब्लिक की नजर में। भाई आप जो है नहीं वो तो क्या ज्ञान दिया उसने हैंडलर बीजेपी ने? की दृष्टि में समाप्त कर लेते तो भी चलता। पब्लिक की दृष्टि में आपने समाप्त कर ली अपनी विश्वसनीयता। नहीं तो उस हैंडलर ने क्या ज्ञान दिया इन्हें, क्या कहा? हैंडलर ने कहा कि बस तुम तो अड़ जाओ कि भाई मराठा बनना चाहिए सीएम। नहीं, इसमें तो हमने ये भी सुना कि इन्होंने ये तक भी कहा है कि हमें एक गवर्नर की पोस्ट चाहिए, एक सेंटर में पोस्ट चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए, ये सब कहा है इन्होंने। ये सुनने में आ रहा है। ये सब मिलता है क्या? नहीं बताओ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये देखे ना, परिस्थिति ऐसी नहीं है। इन्हें ये भी सोचना चाहिए ना कि मतदाता ने कितना बढ़िया मैंडेट दिया है, उसमें भाई आपके सामने कोई चांस ही नहीं बनता आप है। प्रेशर डालने की स्थिति में भी तो होने चाहिए। वही तो बात है। और बीजेपी में ये बात चल रही है कि भैया ये तो तब है जब हमारे पास 137 तो बिल्कुल हाथ में रखे हुए हैं और एक्चुअली हमारे पास 145 हैं। तब ये स्थिति है इसकी। अगर हमारे पास कहीं 120 रह जाते तब तो पता नहीं क्या करता ये। और सर मैं तो ये कहता हूँ कि जिस समय इन्होंने ये बयान दिया था कि मोदी जी, और उनको फोन करा था एक नाथ शिंदे ने और ये कहा था कि भाई देखिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आने वाली, अगर उसी समय ये कह देते कि मैं तो अपनी तरफ से जो है ये कहता हूँ कि साहब हक तो फडणवीस का बनता है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो आप देखिए हीरो बन जाते। आज इनकी भूमिका वो होगी जैसे वो शादियों में फूफा जी नाराज हो जाते हैं ना, एक उन्हें ढूंढते फिरते रहते हैं भाई। है ना, आपने तो सुनी होगी वो कहावत। फिर उन्हें ढूंढते देखो फिरते हैं, वे फूफा जी कहाँ गए, फूफा जी कहाँ गए। फूफा जी लोगों की संख्या पर कैपिटा काउंट के हिसाब से सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही है। कोई ना कोई बन ही जाता है। हाँ, यहाँ फूफा परमानेंट रहता पर है कोई ना कैपिटा कोई। मैक्सिमम फूफा महाराष्ट्र में। पर कैपिटा। और सर ऊपर से ये कहानी शुरू होगी 2-3 दिन से, पता नहीं आपके सूत्रों ने क्या बताया कि साहब अस्वस्थ हो गए, क्या हो गया एक नाथ शिंदे को, क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ, क्या है? कह रहे मैं तो पता नहीं। रूटीन चेकअप के लिए गया था। हेल्थ इशू बताया जा रहा है कि हेल्थ इशू है और वो थाने में जाके लेट गए हैं। भाई वायरल थाने है में क्यों उनको, लेट रहे हैं, मुंबई बहुत में भारी। आते। अभी तो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो वही हैं, आते मुंबई में इलाज करवाते, बढ़िया हॉस्पिटल में, पता नहीं थाने में क्यों लेट गए। जुपिटर हॉस्टल में गए थे सवेरे और जुपिटर हॉस्टल ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो कि फिर आप उन्होंने सही हैं। कहा कि साहब कि मैं जो है वो रूटीन चेकअप के लिए आया था और रूटीन चेकअप करवा के वो चले गए। कह रहे थे कि मैं बम्बई जा रहा हूँ अब मुंबई में जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे कुछ पता नहीं। कल तो सर ये चर्चा चली थी, बड़े जोर शोर से चली, सोशल मीडिया पे चली थी कि प्लान ये किया जा रहा है कि अजीत पवार तो थे दिल्ली में, ये थे ठाणे में, और वो फडणवीस थे वहां मुंबई में।
तो ये तय हुआ कि यार हालचाल पूछ लिया जाए शिंदे जी का। तो बताया जाता है कि तय किया गया कि तीनों की एक वीडियो कॉल कराते हैं तीनों की आपस में। लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि वो अरेंज नहीं हो पाई। आज भी कुछ लोग कह रहे थे कि शायद आज वीडियो कॉल होगी और उस पे जो है सारी चीजें तय हो जाएंगी और कल देवेंद्र फडणवीस नेता चुन लिए जाएंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब की एकनाथ शिंदे की जितनी तेजी से तबीयत बिगड़ी है उतनी तेजी से दुरुस्त भी हो सकती है यदि उनकी मांगे मान ली जाए। सर तो ये सब मांगे जो हम कह रहे हैं कि साहब गवर्नर भी दे दो, ये भी दे दो, सर ये तो मुझे लगता नहीं कि इतनी सारी इनकी चल पाएंगी। देखिए सर, मुझे लग रहा है सर डिप्टी सीएम में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। वो जो वर्षा पहुंच गए वो। एक ये ही देखिए मामला सामने बचता है कि सर होम मिनिस्ट्री वाला, के वो कह रहे हैं ना कि होम मिनिस्ट्री चाहिए, तो सर वही बचता है मामला, और कुछ तो बचता नहीं है। वो जो है वो मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई में जो मुख्यमंत्री का बंगला है वर्षा में भी पहुंच गए हैं। और अब उनकी मीटिंग्स होगी और संभवतः ये आज वो सर, मीटिंग भी हो जाएगी। हाँ मुझे लग रहा है आज रात तक हो जाएंगे। वो अजीत पवार भी आगे होंगे आज। हाँ, अजीत तो हो पवार जाएगा गए थे सर, दिल्ली। कुछ नहीं होने अजीत वाला। पवार दिल्ली ये कहने गए थे कि हमें बराबरी चाहिए। किससे? एकनाथ शिंदे से। शिंदे से। सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इस सारे प्रकरण में जो असली मजा लेने वाला है ना, वो तो एक वो अजीत पवार ही लेने वाला है। अजीत पवार के ही मजे हैं साहब, बल्ले बल्ले है इनकी है। अब आप देखिए ना, जब ये उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बना था तो किसी को कुछ फायदा थोड़ी हुआ था उससे, कोई कांग्रेस वाले को या किसी को। एकमात्र फायदा उसमें शिवसेना का ही हुआ था जब ये एमबीए की सरकार बनी थी। औरों को तो किसी को कोई फायदा नहीं था। बस उनका तो एक परसेप्शन था कि साहब हमने बीजेपी को सरकार बनाने दी। वो तो कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले तो इससे खुश थे उस समय। फायदा तो उस समय केवल केवल और केवल उद्धव ठाकरे का हुआ था कि वो चुनाव तो लड़के आया बीजेपी के साथ और सरकार बना ली कांग्रेस के साथ मिलके। समाचार एक और भी है जी, कि 12 विधायक उद्धव के और 8 विधायक शरद पवार के गायब हैं। ये सर उद्धव वाली जो है ना, ये पहले दिन से ही चल रही है चर्चा। पहले चल रही थी 6 या 7 विधायकों की, अब ये बढ़ गई है। तो अब ये लोग बाग, सर ऐसा होता है ना, ये भाजपा वाले और संघ वाले भी खबरें चलवा देते हैं इस तरह की कि ये जो शिंदे और जो सब ज्यादा भाई नखरे उद्धव वाली तो मानी जा इन सकती है। लोग उद्धव तो अपने इन 40 लोगों विधायक के हो चुके हैं 56 में से, तो 12 चले जाए तो कौन सी बड़ी बात है। उस पे तो लोग तुरंत यकीन कर लेंगे। हाँ, और एनसीपी तो पूरी की पूरी शिफ्ट होने की आदी है सर, वो तो पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है इधर। एनसीपी तो पूरी शिफ्ट हो गई थी। तो इसलिए साहब महाराष्ट्र वाला तो मुझे लगता है कि अब गाड़ी रास्ते पे आ गई है। मुख्यमंत्री जी, सर कार्यवाहक वहां तो मुख्यमंत्री जी अपने बंगले पे पहुंच गए हैं और सुना है कि वो मीटिंग्स भी लेंगे, तो इसलिए हो सकता है आज फाइलों पे अंतिम बार कुछ साइन वाइन बचे हों, वो कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, अभी कल जरूरी का दिन फाइलें तो और होती है ना, बाकी। फोन जा रहा होगा सचिवालय से कि सर आ जाओ, बहुत जरूरी है इन फाइलों पे, तो आप रहो या ना रहो साइन तो करने ही पड़ेंगे। तो हो सकता है वो साइन करने के लिए आज पहुंच गए लेकिन हो। अच्छा नहीं किया एकनाथ शिंदे ने, अपनी छवि बिगाड़ी। छवि बहुत अच्छी बन गई थी एकनाथ शिंदे की। हाँ सर, छवि अच्छी बन गई थी, उद्धव ठाकरे से और स्ट्रॉन्ग। छवि अच्छी बन गई थी। अभी जहाँ तक उनकी वय का प्रश्न है, एज का प्रश्न है, वो भी उनके साथ है। हाँ तो हाँ ये सब होते हुए इतनी जल्दी छवि बिगाड़ देना मुझे उचित नहीं रहा इनके लिए। हाँ जिस सर, वो किसी भी कहते हैं ना कि हैंडलर ने इनको हैंडल किया, ये जो है वो उनको बिल्कुल कलाकार कोई जानबूझ गलत के, फंसा है इन्हें। हाँ नहीं वो हैंडलर ने जानबूझ के किया होगा कि इसको तो बिगाड़ दो कम से कम, ऐसा लगता है हाँ, मुझे। वो एक तरह से जो है फिर ये अब जो थर्ड नंबर के एलाइज हो जाएंगे सीट सीट शेयरिंग में, अगर तो ये बिल्कुल अजीत अजीत नंबर पवार ऑफ ऑलरेडी सीट्स। है। हाँ, तो नंबर जो है आपके ज्यादा भले ही हों विधायक, लेकिन आप जो है वो जो होते हैं ना अप्रोच और से होती है किसी की, उसमें आप थर्ड नंबर पे चले गए हैं ऐसा करके। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ इनके साथ में। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बगैर मतलब के। अच्छा, इतनी आपके पास बार्गेनिंग पावर थी नहीं, लिवरेज था नहीं, क्यों किया ऐसा नाटक? बिल्कुल गलत किया। तो आइए अब जरा इसी बात पर आपके मित्रों से की बात कर लेते हैं। आपके जी मित्र क्या कर रहे हैं आजकल, जरा सर, बताइए हमारे साहब आप। मित्र जो हैं, जो है राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च हुई है अभी, और उसमें जो है गेस्ट आपको पता ही होगा,
कौन कौन थे उसमें? पी चिदम्बरम, हम्म। असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए दिनेश त्रिवेदी वो बुलवा रखे थे। तो ये लोग, इन लोगों ने बुक लॉन्च की है सर। हमारे मित्र तो आजकल किताब बेच रहे हैं अपनी। नहीं ये तो है, वो देखो बहुत मोटी चमड़ी का बंदा है वो हाँ कुछ भी करे वो मोदी जब भी जीतता है वो भले मोदी को कुछ भी करता रहे, लेकिन मोदी के नाम पे वो अपनी किताब बेच लेता है। हाँ सर, तीसरी लिखी है, पहले पे भी हम्म। लिखी थी, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी लिखी थी। हमारी किताब के साथ मुकाबला चल रहा है सर। अब वो कभी वो नंबर 1, कभी हम नंबर 1 अमेजोन पे। तो ये तो आपके साहब राजदीप सरदेसाई हो गए, जी। और बाकी आपके जो दूसरे मित्र हैं अजीत अंजुम दूसरे जी तो मित्र तो कल। सर, ये खबर तो एक अभी यही आई है लेटेस्ट, के वो एनडीटीवी में थे एक वो रिपोर्टर शरद शर्मा, उन्होंने वहां से छोड़ा है। और रवीश ने उनकी तारीफ की है कि उन्होंने भी अपना कोई यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट किया है, और रवीश कुमार ने उसे कहा है कि भाई संघर्ष हम भी कर रहे हैं, और तुम्हारा भी संघर्ष की राह पे जो है स्वागत है। तो मैंने तो ट्वीट किया रवीश कुमार को, भाई तुमने कौन सा संघर्ष किया? 4 दिन में तुम्हारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे घर बैठे बैठे, तुम तो मजे ले रहे हो। कहीं का संघर्ष किया? हर हर इंसान को ये कहने लगते हैं कि सब संघर्ष का दौर है, संघर्ष, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई इन पे तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े अत्याचार हो रहे हैं, नौकरी से निकाल दिया गया है, इनका चैनल खरीद लिया गया है। वो जो हर समय विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत हो गई ना इन लोगों को, तो उससे परेशान है सबके सब। हम्म। अजीत अंजुम जी क्या कर रहे हैं? कल तो वो मंदिर और बुद्ध मंदिर पर ज्ञान बांट रहे थे, मैंने उसका उत्तर हाँ दिया वो तो बोले तुम कुछ। हाँ वो सही बात है। वो कह रहे हैं कि अगर सारे मंदिर खोदे जाएं तो शायद उनके नीचे बुद्ध की वो निकल आएंगे, ये सब कह रहे हैं वो। और ये दवे वाले पर भी बड़े द्रवित हुए हुए कि साहब ये दवे जो हैं ये क्यों, आखिरकार क्यों रो रहा है इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का, उस पे भी द्रवित हुए, संभल पे भी। और लेकिन मैं आपसे बार बार आपके चैनल पे ये बात मैं बड़े स्ट्रांगली कहता हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से कहता हूँ कि अजीत अंजुम का जो चैनल है उसमें बहुत भयंकर गिरावट है व्यूज में, बहुत नीचे चला गया है वो। जब आप वीडियो देखिए उनके, जो 4-4 5-5 लाख कॉमन उनके सारे वीडियो चला करते थे सर, 1-1.5 लाख निपार हो रहा है। देखिए आप जरा खोल के अपनी स्क्रीन पे और दिखाइए दर्शकों को भी। जो मैं बात कह रहा हूँ बड़ी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि चैनल अजीत अंजुम का बहुत डाउन है। लोगों का जो है वो भरोसा टूटा है, और इनका सबसे ज्यादा भरोसा इनका जो टूटा है वो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव में, जहां पे ये एक दलाली करने के लिए गए थे कांग्रेस की, उनके नेताओं के इंटरव्यू लेके और वो सब कर रहे थे। सबसे ज्यादा खराब इनकी हालत वहां पे रही कि बिल्कुल जो इन्होंने प्रोडिक्ट किया बिल्कुल जस्ट उलट हो गया वहां। और इन्हें ये बड़ा घमंड था कि मैं जाऊंगा तो माहौल बदल के आ जाऊंगा। देखिए सर इनके आप वीडियोस नहीं के तो व्यूज देखिए जो पिछले 10-15 हैं। चल तो ठीक ही रहा। नहीं सर, वो जो पिछले कुछ 10-15 वीडियो हैं, जरा उनके व्यूज देखिए, ये आप ओवरऑल देख रहे हैं। इसमें तो पिछला भी थोड़ा सा हिसाब किताब चुनाव के समय का भी जुड़ के आ गया होगा। हम्म। डाउन है सर बहुत। देखिए ना अब लाइन कहाँ जा रही है। नीचे जा रही, हाँ नीचे जा रही है। बिल्कुल देखिए ना, नीचे जा रही। रेड में है ये, सब में रेड चल रहा है, किसी में भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे है, बहुत बहुत हाँ। नीचे है सर, बहुत नीचे है। तो इनकी रीच बड़ी कमजोर हुई है सर, बड़ी खासतौर से। एक तो ये हुआ कि इन्होंने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह करते थे, ये महाराष्ट्र में तो गए ही नहीं है। अभी जो ये 2 चुनाव हुए हैं इनमें तो किसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की इन्होंने। और इनके चैनल को तो लोग, वही लोग देखते थे ना कि ये पब्लिक के बीच में जाते थे, उनकी ओपिनियन वगैरह लेते थे। तो इन दोनों चुनाव में मुझे लग रहा था कि इन्हें ये भी लग रहा था कि झारखंड में भी भाजपा आ रही है, महाराष्ट्र में तो ये श्योर थे ही। इन्हें लग रहा था कि झारखंड में भी भाजपा आ रही है, तो ये इन्होंने सोचा क्या करेंगे वहां जाके, जब कुछ फायदा ही नहीं है। वहां जाएंगे तो सब उल्टी सीधी लोग सुननी पड़ेगी। महाराष्ट्र में जाते तो वहां तो माहौल बना सर, महाराष्ट्र में तो ग्राउंड लेवल पे माहौल था। किसी में भी आप आदमी को चलते हुए को पूछ लो, वही कह रहा था कि शिंदे और भाजपा, सब यही कह रहे थे वहां।
और आपके दूसरे मित्र अशोक वानखेड़े जी, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे शिंदे के सतारा जाने के बाद। हाँ, वो सर एक्साइटेड हो ही जाते हैं, उनको एक्साइटमेंट में कुछ का कुछ कह देते हैं। अभी अभी हाल ही में भी शायद उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं, और कांग्रेस हाईकमान और इन सब लोगों के खिलाफ, कि ये जनता की नब्ज नहीं भांपते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे लेकर बैठ जाते हैं। अजीत अंजुम के चैनल पे ही सुन रहा था मैं एक दिन, वो बोल रहे थे, कह लगे कि जो राहुल गांधी का अडानी वाला मुद्दा है, ये जनता में नहीं चलने वाला है। आप जनता को, और उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो इन्होंने योजना चलाई थी, शिंदे ने लाड़की बहन वाली जो योजना चलाई थी, कि उसके बाद आप कह रहे हो कि ये 2,500 देंगे तो हम 3,000, तो आप एक तरीके से उनकी लाइन को फॉलो कर रहे हो, उनके फॉलोअर बने हुए हैं, को जनता को नया ऑफर नहीं कर रहे। सही कह रहे थे वो ये बात, कि आप जनता को कुछ नया ऑफर करोगे तभी तो जनता आपको वोट देगी। आपके साहब ये 1,000 दे रहा है तो हम 2 दे देंगे, ये 2 दे रहा है हम 3 दे देंगे, ये तो इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। और अडानी वाले मुद्दे से लोग कनेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अडानी वाला तो पता नहीं, उसका तो पर्सनल है पूरी तरह से, कि अडानी उसको भाव नहीं देता है, आप उसको तो सर पैसे नहीं काफी देता समय से है। इसे एनालिसिस कर रहे हो। अडानी ने क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा वाड्रा की कोई डील वील रोक दी थी क्या? कुछ कहीं कुछ फंसा दिया था क्या मामला इनका? क्या चक्कर है इनका? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, वो एक एक दो साल नहीं, अब 5 7 7 साल 8 साल हो गए ये चीज सुनते हुए। अडानी से क्या खुन्नस है इसकी? पहले तो अडानी अंबानी अडानी दोनों से कहता था। खुन्नस जो जो मेरा जो आकलन है, मैं अपना पर्सनल आकलन बता देता हूँ कि अडानी के विरुद्ध जो भी ये करते हैं, वो इनका जो हैंडलर है पुराना, चाइना, हम्म उसके हम्म कारण करते हैं। क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट को अडानी पूरे विश्व में धक्का पहुँचा रहा है। वो जहाँ भी हम्म अडानी जहाँ भी चाइना अपना वो, क्योंकि चाइना जो है वो ज़्यादातर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करवाता है अपनी एंटिटीज़ से। हाँ, वहाँ अडानी माइंस जी वगैरह पहुँच में के भी। और उसको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जो हम्म हाइफ़ा पोर्ट है इज़राइल वाला, ये बहुत बड़ा हाँ सेटबैक था, चाइना लेना चाहता था। हम्म वो वहाँ पे बिडिंग हुई, ओपन बिडिंग हुई, ओपन बिडिंग में हर बार अडानी जीत जाते हैं, हर जगह। हम्म इसी हम्म। तरह से उन्होंने श्रीलंका में जो है वो पोर्ट प्रोजेक्ट ले लिया, जो चाइना ऑस्ट्रेलिया में चाहता वो था। माइन ले ली थी उसकी। ऑस्ट्रेलिया की हाँ। माइन्स ले ली। इसके अतिरिक्त हम्म और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो अडानी जी जो हैं, वो चाइना को पीछे पछाड़ के ले रहे हैं। तो ये हम्म जितना भी ये कर रहे हैं, क्योंकि अ, राहुल गांधी में अपना खुद का दिमाग तो है नहीं, ये सभी जानते हैं। हम्म, यदि हाँ। आपको इसमें कोई आपत्ति हो, तो आप आपत्ति अभी दर्ज करा सकते हैं, नहीं नहीं, कोई वरना मैं आगे आपत्ति नहीं, मैं बोलूँ। सहमत हूँ। मैं इसका अच्छा, ठीक है। अनुमोदन करता हूँ। आपके अनुमोदन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि राहुल गांधी जो हैं, वो केवल एजेंडा चलाते हैं। वो एजेंडा 2 लोगों का चला रहे हैं आजकल। चाइना का चला रहे हैं। चाइना से बहुत उनको उम्मीदें थी, लेकिन चाइना ने उनको धोखा देके भारत से समझौता कर लिया। हम्म उनको लूप में ही नहीं रखा। उनको जितना हम्म बड़ा धक्का उससे लगा, उतना बड़ा धक्का तो 2014 में हारने के बाद भी नहीं लगा था। बताइए, चाइना ने हमको धोखा दे दिया। और हम्म ऊपर से ये और कह दिया कि साहब कि आप जो है ये कोई भी चीज़ शेयर नहीं करोगे इन लोगों से। बताइए, ऐसा भी होता है क्या? चाइना ने धोखा दे दिया इनको। चाइना की हैंडलिंग पे ये सारा काम अडानी वाला कर रहे थे। और हम्म अडानी के विरुद्ध यूएस डीप स्टेट भी था। तो हम्म ये सोरोस और जो यूएस डीप स्टेट का जो मामला है, उसको भी आगे बढ़ा रहे थे। तो ये दोनों हम्म चीज़ें कन्वर्ज हो गई, कन्वर्जेंस था इस मामले में, हम्म चाइना के और यूएस डीप स्टेट के। अडानी को किसी तरह से डाउन करना है। और वो उन्होंने किया। देखिए, आप पूरा का पूरा हिंडनबर्ग किया। हिंडनबर्ग के बाद फिर वो ओसीसीआरपी ने 2-3 बार ट्राई किया। हम्म। अब हाँ, अडानी ओसीसीआरपी पर अडानी ने खुद खुल अपनी उस गया। स्पीच में कहा है, अडानी ने अपनी उस स्पीच में सब चीजों का जिक्र किया कि हमारे पे जो है उसे, हमें नाहक जो है वो पॉलिटिकल उसमें घसीटने की भी कोशिश की गई, जबकि उसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं। तो इस वजह से ये अडानी का वो करते रहते हैं। अब इसीलिए नहीं लोगों को, बिल्कुल। अच्छा, सबको अपना वो चाहिए, क्या बोलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही ना। हाँ, अब नहीं बिल्कुल देखिए, सही बात है। ममता ममता दीदी ने ताजपुर पोर्ट, जो उनका दीघा, जो एक बड़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बीच है बहुत बड़ी, दीघा बीच के पास में ताजपुर बीच है, जो ताजपुर बीच का ताजपुर पोर्ट का प्रोजेक्ट का दिया था अडानी को। हम्म और वो चाहती थी कि अडानी उसपे करे। अडानी ने जब उसकी इसको एलओआई भी जारी कर दिया, लेटर ऑफ इंटेंट,
लेकिन फिर अडानी ने उसको छोड़ दिया, हाँ, छोड़ दिया। क्योंकि अडानी ने ये पाया कि भाई 2 बड़े पोर्ट पहले से ही हैं। एक धामरा पोर्ट है उड़ीसा में, वो अडानी का ही है। दूसरा पारादीप पोर्ट है, वो तो 10 मेजर पोर्ट्स में है, आपके गवर्नमेंट का पोर्ट है। तो उन्होंने देखा कि इन 2 पोर्ट के होते हुए यहाँ कुछ नहीं आने वाला। तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उसका ग्लोबल टेंडर किया। वो ग्लोबल टेंडर में भी कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने अपनी रेपुटेशन भी ऐसी बना ली है, उस वजह हाँ, से भी नहीं आ रहे लोग। मेन चीज तो वही है, वहां कोई आ ही नहीं रहा बाहर से। तो ममता दीदी चाहती हैं कि भाई अडानी कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जो उनका जो बदनामी हो रखी है कि साहब कोई कुछ नहीं करता, तो वो जो है हाँ, कलंक कुछ धुले। एक बात तो इसलिए आपके पार्लियामेंट वाला भी तेलंगाना मामला हुआ। तेलंगाना वाला रेवंत रेड्डी भी चाहता है, कर्नाटका, सबको चाहिए ना भाई। अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये जब सारे जो ये मुफ्त का माल बांटने का जो प्रोजेक्ट चला रखा है राहुल गांधी ने, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल सर, एक्साइज के पैसे से कब तक सड़कें बनेंगी? एग्जैक्टली exactly. सही बात है। ज्यादा हाँ, तो करो यही एक्साइज है, में तो फिर वो पब्लिक खड़ी हो जाती है सामने। ये जो आपके महंगाई कर ये दी। खुला है दिल्ली वाला जो एक्साइज स्कैम, इसीलिए तो खुला है कि पब्लिक खड़ी हो गई कि यार तुमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले दुकानें खोल दी। मॉल बंद हो गए थे दिल्ली में, कि शराब की दुकानें खुल गई मॉल्स में। हाँ बताइए। हाँ, नहीं सही है, ये राहुल गांधी का यही एजेंडा है, वो चाइना से जो चल रहा है। और वो तो मैंने तो वीडियो भी इस बार अपना एक बनाया था कि भाई अगर जिस तरीके से एलोन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, अडानी को खुल के करना चाहिए कि हाँ भाई हम साथ हैं, क्या दिक्कत है, कहना चाहिए। इसमें क्या छिपना, क्या डरना इसमें? तो सरकार को भी कहना चाहिए कि हम तो हर कारोबारी के साथ हैं, जो देश को दे रहा है, देश का नाम बढ़ा रहा है, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, तो हम क्यों नहीं उसका साथ देंगे? करेक्ट खुलेआम करेक्ट। करा जाए, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और आशुतोष जी क्या कर रहे हैं आजकल? आशुतोष तो कुछ मुझे आशुतोष का एक्टिव चैनल ज्यादा तो दिखा बिल्कुल ही नहीं। ठप हो गया। अजीत वो अंजुम तो का ठप तो हो अभी गया भी सर, हाँ। वो तो जो है वो अजीत अंजुम ने वहां से वो नीलू व्यास निकाल ली अपने चैनल के लिए, और वो नीलू व्यास ना तो आशुतोष के चैनल की रही और ना अजीत अंजुम के चैनल की। उसी दिन के साथ जो है वो समझ लो कि वो सत्य हिंदी के जो है प्राण हर लिए अजीत अंजुम ने। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि डाउन ही डाउन है। असल में क्या सर, वो टाइप्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा। सेम वही 4-5 फेसेस हैं, वो 3 डिबेट करते थे दिन में, सुबह दोपहर में 4 बजे, फिर 6-7 बजे और रात को 9 बजे। सारे वही वही 4 बजे आते थे, उसमें जो वक्ता थे वही उसमें शाम वाले में आते थे, वही शाम को आ जाते थे। शाम वाले में थोड़ा सा आशुतोष आ जाता है कभी 9 बजे, आशुतोष की बात करके उसे लोग सुन लेते हैं। लेकिन वहां वो जो 3-4 बुढ़े पत्रकार उस पर बैठते हैं दिन भर, उन्हें देख के सर वो लोग समझ गए हैं कि ये क्या एजेंडा चला रहे हैं। तथ्यों पे कभी बात नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, तो लोगों को मजा नहीं आता सर, सुनने वाला भी कहां तक सुनेगा। करेक्ट। हम्म। अच्छा, तो और आपके कौन से खास मित्र हैं उनकी भी बता दें, सबकी बात कर लेते हैं ना आज। सर वो तो हमने दीपक बता ही शर्मा दिया जी कि क्या कर अपना। रहे हैं? कौन सर? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा सर हमारे मित्र नहीं है, दीपक शर्मा को हम फॉलो भी नहीं करते। दीपक, अभिसार, इन सब लोगों को सर मैं देखता नहीं हूँ। और मुझे तो सबसे वाहियात तो पुण्य प्रसून वाजपेयी लगता है। मैं तो सर कई बार मैं कोशिश करता हूं कि उसके वीडियो को मैं समझ पाऊं कि क्या कहना चाह रहा है। सर आप देखिए, कभी सुनिए सर, मैं 20-20 मिनट 22-22। आपने सही किया, आपने सही किया। हाँ। तेजी से करता है वो। हाँ, ऐसे करता है वो। और सर उसकी पुण्य प्रसून वाजपेयी की एक बड़ी अच्छी इमेज थी, खासतौर से डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लोग ये कहते थे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो इंट्रो बोलते थे अपना शो का, तो वो बस पॉइंट्स लिखते थे और उसी पे वो बोल दिया करते थे। अब वो उस गलत फहमी में चले गए हैं वो कि मैं तो, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो जब भी कोई वीडियो बनाते हैं 20-20, 22-22 मिनट, उसमें भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत भारी भारी। मुझे तो, मेरे तो वो समझ से बाहर है वो क्या कहते हैं। किसी भी चीज को लेकर निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं, किसी पे कोई हार्ड हिटिंग बात नहीं कहते कि हाँ यार इन्होंने ये बात कही है, इस बात में दम है। तो उनका तो मैं तो कभी
इन लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ। फॉलो तो मैं इन्हें भी नहीं करता, लेकिन ये है कि एक सरसरी नजर, द वायर, लायर, ये आपके सब जो हैं, इन पे एक सरसरी नजर डालता रहता हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है। तो उस दौरान ये सामने आ जाते हैं, आरफा वारफा और रवीश वगैरह सब सामने आ जाते हैं। हम्म। अभी ये ढोल बजने वाला है सर, ये दुष्यंत दवे वाला, मुझे लगता है जैसे वो ढोल था सतपाल मलिक, उस ये ढोल मुझे लग रहा है इस दुष्यंत दवे वाला खूब पिटने वाला है। अभी इसे कुछ और लोग भी बुलाएंगे चलिए, तो हम आज की वार्ता को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।